नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके नाम पर मत जाइए, इसके काम पर जाइए। कहने को तो ये अपने कौम के लिए मसीहा बनकर आता है और उन्हें इस्लामिक शिक्षा देता है, मजहबी ज्ञान देता है, लेकिन ईडी की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट पीएफआई की कहानी कुछ और ही बताती है। हैरान ना होइए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पॉपुलर तो है मगर दंगों में, फिर चाहे दिल्ली दंगा हो या बेंगलुरु दंगा, इस संगठन का नाम अक्सर सामने आता है। और अब इसकी चर्चा हाथरस कांड को लेकर है कि कैसे ये संगठन सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाला था और किस तरह से दंगे की स्क्रिप्ट लिखी जाने वाली थी। इस बात का खुलासा हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ईडी की रिपोर्ट्स कहती है। और अब प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई और इसकी छात्र इकाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी ने इसमें दावा किया है कि संगठन के सदस्य पिछले साल हाथरस में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद सांप्रदायिक दंगे और आतंक फैलाना चाहते थे। केंद्रीय एजेंसी 2018 से ही पीएफआई की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पीएफआई का गठन 2006 में केरल में किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने हाल ही में इस इस्लामिक संगठन की जांच सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के कथित वित्त पोषण और पिछले साल दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में भूमिका को लेकर शुरू की है। सीएए के नाम पर जो हुआ था उसे सब जानते हैं। जब दिल्ली को जलाया गया, दिल्ली की आबरू को बदनाम किया गया। और अब अभियोजक शिकायत या यूं कहे कि आरोप पत्र बुधवार को लखनऊ की पीएमएलए अदालत में धन शोधन रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें पीएफआई सदस्य और इसकी छात्र इकाई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव ए रऊफ शरीफ, सीएफआई के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतिकुर रहमान, दिल्ली सीएफआई के महासचिव मसूद अहमद, पीएफआई से जुड़े पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और एक अन्य मोहम्मद आलम का नाम शामिल किया गया है। आलम सीएफआई और पीएफआई दोनों का सदस्य है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विशेष अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और 5 आरोपियों को समन जारी कर मुकदमे का सामना करने के लिए कहा। 18 मार्च को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। यहाँ आपको बता दें कि रऊफ को ईडी ने पिछले साल दिसंबर में केरल के हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया था जब वो देश से भागने की फिराक में था। बाकी बचे 4 को पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा से उस समय गिरफ्तार किया था जब वे हाथरस जिले में कथित सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता के गाँव जा रहे थे। बता दें, पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई थी। ईडी ने यहां बयान जारी कर दावा किया था कि चारों आरोपी सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने और हिंसा और आतंक फैलाने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने पीएफआई सदस्यों के खिलाफ पीएमएलए के मामले दर्ज किए थे। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने दावा किया है कि ये चारों हाथरस में दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद उत्पन्न माहौल का फायदा उठाकर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने, हिंसा भड़काने और आतंक फैलाने के मकसद से जा रहे थे। एजेंसी का कहना है कि जांच में पता चला कि ये सभी रऊफ के निर्देश पर जा रहे थे और इन्हें फंड भी उसी ने मुहैया कराया था। पिछले कुछ सालों के दौरान पीएफआई के अलग अलग खातों में 100 करोड़ रुपए जमा होने का भी पता चला है। एजेंसी ने दावा किया है कि जांच में पता चला पीएफआई और सीएफआई के सदस्य रऊफ शरीफ के निर्देश पर हाथरस जा रहे थे और इसके लिए उन्हें धन मुहैया कराया गया था। एजेंसी के मुताबिक ईडी की जांच से पता चला कि रऊफ शरीफ खाड़ी देशों में बैठे पीएफआई सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश के तहत विदेश में पीएफआई सदस्यों द्वारा जमा राशि को कारोबारी लेन देन की आड़ में फर्जी तरीके से अंतरित कर रहा था। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग विभिन्न स्तरों पर किया गया था और राशि अंततः रऊफ शरीफ और पीएफआई व सीएफआई के उसके साथियों तक पहुंचती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी को यह भी पता चला है कि विदेशों से आई फंडिंग की पैसों से जमीन खरीद ली जाती है जिसका इस्तेमाल भविष्य में आने वाले दंगे के लिए किया जाता है। ईडी का दावा है कि पीएफआई को लेकर अब तक हुई जांच में इस बात के भी संकेत मिले हैं कि विदेशों से आने वाली फंडिंग का इस्तेमाल दिल्ली समेत अन्य जगहों में दंगे में इस्तेमाल किया गया था और इसमें दिल्ली में हुआ सीएए प्रदर्शन हिंसा भी शामिल है। ईडी के मुताबिक अभी इस मामले में और भी आरोप पत्र कोर्ट के सामने दाखिल किए जा सकते हैं। यानी पीएफआई के हाथ किस रंग में रंगे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि लगातार इसको बैन करने की मांग चल रही है, क्योंकि अब यह संगठन ऐसा नासूर बन चुका है जो अपने ही कौम के लोगों को सर कलम करने की धमकी देता है। हाल ही में कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी को पीएफआई की ओर से सिर कलम करने की धमकी मिली थी। यानी अब इस्लामिक संगठन को अपने ही कौम के बंदे से परेशानी होने लगी है। तो देखना होगा कि कब तक सरकार इस कट्टरवादी इस्लामी संगठन पर एक्शन लेती है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।